हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि आपको हमने वादा किया था कि हमारे इस चैनल पे जल्द ही आपको डीएलएड की क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आज आपके बीच में दोस्तों हम लोग विज्ञान की फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस होने वाली हैं। अगर दोस्तों आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं या अभी आपकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है या आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है विज्ञान में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% आपका कभी जो है कि बैक नहीं लगेगा। जिस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स से हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे उसी नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल से आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आज का प्रथम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सजीव वस्तुएं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब मैं सिलेबस डिस्कस किया था तो उस समय मैं बताया था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक जो है कि रास्ता बनाना पड़ता है और बिना रास्ते से आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार किसी भी अगर कोर्स में आप जाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस दोस्तों सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। तो ये सिलेबस के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग साइंस में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कितने अध्याय पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक आपका उसमें होने वाला है। तो सबसे पहला अध्याय आपका सजीव वस्तुएं पढ़ेंगे, फिर दूसरा अध्याय दोस्तों वनस्पति जगत, तीसरा में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन है उसके प्रकार, और चौथा अध्याय है मापन, और पांचवा गति बल, और यहाँ छठवां अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थ है उसकी अवस्थाएं। ये मॉडल तैयार करना, इसको दोस्तों हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 6 अध्याय तक ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लासेस होने वाली। इन सभी अध्यायों पे चर्चा करते हुए हम आपको दिखेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली दोस्तों आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर यहाँ से आप विज्ञान की क्लासेस करते हैं तो अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर करिए। और चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए ये अध्याय अगर दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसा कि कोई भी प्रशिक्षु होते हैं, टीचिंग जो कि आपकी लगेगी तो उसमें जो आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दोस्तों वो सेट होने चाहिए कि अगर इस अध्याय को हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या सीख जाएंगे। तो देखिए ये जो पहला अध्याय है सजीव वस्तुएं, अगर दोस्तों इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो हम लोग को क्या जानकारी हो जाएगी, आप क्या जान जाएंगे इस अध्याय में। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को बता लेंगे, ये जान जाएंगे। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में हम लोग अंतर कर पाएंगे। उसके बाद सजीव तथा निर्जीव वस्तु क्या होती है इसको भी हम लोग इस अध्याय में जान जाएंगे। पौधे और जंतुओं में अंतर, उसके बाद पौधों और जंतुओं में क्या समानताएं होती हैं इसको भी इसमें जानेंगे। जंतुओं वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है इसको भी सीख जाएंगे। तो देखिए ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, यानी इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। देखिए ये जो प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं दोस्तों मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो है कि एक प्रशिक्षु हैं और आप कहीं ना कहीं 6 से पढ़ करके आप ग्रेजुएशन करके या इंटर करके डीएलएड करने आए होंगे, तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर पता होंगी, लेकिन आपके एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये सबसे बड़ा मैटर होता है। क्योंकि डीएलएड दोस्तों मैंने भी किया है और बीएड भी मैं किया हूँ, ठीक है। तो ये बीएड और डीएलएड का दोनों मेरे पास अनुभव है। तो लिखने का तरीका है जो वो कैसा होना चाहिए इस नोट्स के माध्यम से आप लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप हमारे हाथ में ये देख रहे होंगे पेन है, ठीक है। और जैसा कि आप अपने अगल बगल होंगे तो आपको पेड़ दिखाई देते होंगे, पौधे दिखाई देते होंगे। उसके बाद दोस्तों ईंट दिखता होगा, पत्थर दिखता होगा। उसके बाद दोस्तों आपको गाड़ियां भी दिखती हैं, वायुयान भी दिखता है। ये सारे आपको दिख रहे हैं। क्या दोस्तों इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ अलग दोनों में से कुछ दिख रहा है, जैसे पेड़ में, जानवर में और इस कलम में और आपको पत्थर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ दोस्तों वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें मानव बनाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जैसे मैं अगर हाथ से ही लिखूं दोस्तों तो मुझे परेशानी होगी, तो मेरे कार्य को सरल बनाने के लिए मानव ने क्या बना दिया, एक स्टाइलस पेन बना दिया या पेन बना दिया।
तो मानव जो वस्तुएं बनाते हैं अपने हेल्प के लिए बनाते हैं, अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मानव निर्मित वस्तु। और जैसे पेड़ हो गया दोस्तों, पौधा हो गया, जानवर हो गया, और ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। प्राकृतिक ने ये हमें उपहार के रूप में दिया हुआ है, यानी जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक और जो है कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। तो चलिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं, प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखिए, प्राकृतिक से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे दोस्तों पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु, पेड़ पौधे आदि। देखिए, अच्छा ये बताइए, कोई पहाड़ क्या कोई व्यक्ति बनाता है? नहीं। नदियां कोई व्यक्ति नहीं बनाता। हाँ, नहरें जो हैं कोई व्यक्ति बना सकता है। और समुद्र कोई व्यक्ति नहीं बनाते। झीलें वगैरह ये दोस्तों प्राकृतिक द्वारा स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं। अब मानव निर्मित वस्तुओं की बात करेंगे। वे वस्तुएं जो मनुष्य या मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे वस्त्र, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वो मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए बनाता है। जैसे अभी मुझे जो है कि दोस्तों धूप लगेगी तो मैं टोपी लगा लूंगा, यानी मानव ने धूप से बचने के लिए टोपी बना दिया। उसी प्रकार अभी जो ठंड आने वाली है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, लेकिन अभी अपने हेल्प के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैं क्या करूंगा, एक जैकेट पहन लूंगा। यानी मानव ने अपने सुख सुविधाओं के लिए जो वस्तुएं बनाई उन्हें कहा जाता है मानव निर्मित वस्तुएं। और देखिए यहाँ पे जैसे कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट, वायुयान आदि, ये सभी कौन बनाया, मानव ने बनाया। आई होप आपको प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुएं समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं इसका जो है कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं इसी का। अब देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर है अगर इसको देखा जाए तो जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आप पेड़ ले लीजिए, उसके बाद जानवर ले लीजिए और पत्थर ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए। अब इन दोनों में क्या अंतर है आप खुद समझ जाएंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या क्या अंतर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर इधर देखेंगे दोस्तों तो जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वे स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, यानी स्वयं उसे प्रकृति बनाती है, जैसे पहाड़, झीलें, इस तरह की, ठीक है। और मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जो मानव बनाते हैं और मानव अपने उपयोग के लिए उसका निर्माण करते हैं। और प्राकृतिक वस्तु में पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी और वायु आते हैं। और मानव निर्मित वस्तुओं में वस्त्र, कृषि यंत्र और मकान। इस तरह का लिखने के लिए आता है दोस्तों आपको, तो इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। और पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुएं सदैव निर्जीव होती हैं। देखिए अभी दोस्तों हम जैसे कि बताया आपको कि ये कलम मानव ने बनाया है, तो क्या ये बताइए मानव ने इसमें जीवन डाला है? नहीं। तो मानव जितनी सारी वस्तुओं का निर्माण करता है वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। और लगभग प्राकृतिक द्वारा निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुएं निर्माण होती हैं। जैसे अगर पहाड़ की बात किया जाए, नदी की बात किया जाए तो ये क्या है, निर्जीवन। लेकिन वही अगर सजीव की बात किया जाए दोस्तों तो पेड़ जो हैं और जानवर जो हैं और मनुष्य जो हैं वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं और इसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक वस्तुएं निर्जीव और सजीव दोनों हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर मानव निर्मित वस्तुएं कैसी होती हैं, निर्जीव होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। जैसा कि दोस्तों आपके अगल बगल पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, जीव दिखेंगे, जंतु दिखेंगे और आपको नदियां भी दिखेंगी, पहाड़ भी दिखेंगी, मेज भी दिखेगा, कुर्सी भी दिखेगा। इन दोनों में अगर देखा जाए दोस्तों तो कुछ जो है कि भिन्नता पाई जाती है और कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों जंतुओं को या मनुष्यों की, तो इनमें जो है कि जीव होता है दोस्तों, और जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम लोग सजीव वस्तुएं कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब इसको अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सजीव वस्तुएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिविंग थिंग्स के नाम से भी जानते हैं। वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं, वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। और सजीव की मौलिक इकाई कोशिका होती है, यानी सेल होती है। अगर बात करें दोस्तों सेल, तो सेल दो प्रकार की होती है, एक मृत सेल यानी मृत कोशिका,
और एक होती है दोस्तों जीवित कोशिका, एक होती है जीवित कोशिका। अब देखिए दोस्तों, पूछा जाता है, अगर आप कंपटीशन के पेपर देते होंगे तो उसमें पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसको रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। और पूछा जाता है दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, हो सके कभी आपके एग्जाम में 1 लीनियर क्वेश्चन में या आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। अब देखिए दोस्तों, ये जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मनुष्य, हम लोग सजीव के अंतर्गत आते हैं, और उसी प्रकार पौधे भी, जानवर भी, कवक भी और शैवाल भी। अब आगे देखते हैं निर्जीव वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग्स, वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और मकान, वायुयान, बस, मेज, धातु, प्लास्टिक, पत्थर, जल, हवा आदि ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं। आई होप दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो इसी तरह जो है कि हम लोग लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सजीव क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीवों में संवेदनशीलता होती है, उनमें वृद्धि होता है, गतिशीलता होती है और वे प्रजनन करते हैं। ये जितने सारे 7 टॉपिक आपको देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने सजीव वस्तुएं होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। और देखिए निर्जीव जितनी वस्तुएं होती हैं इनमें का कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो ये गुण है निर्जीव वस्तुओं में लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये पोषण क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, श्वसन क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक इसमें का पोषण। अब सजीवों के लक्षण में दोस्तों हम लोग जानेंगे पोषण क्या होता है। जैसा कि देखिए, अगर मैं ही दोस्तों अगर लगातार पढ़ाऊंगा आपको तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। मैं आपको पूरा लगातार एक ही एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा, यानी हमें एनर्जी को पूर्ण करने के लिए भोजन लेना पड़ेगा, और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण क्या होता है और कैसे जो है कि आपको पोषण लिखना है उसको देखते हैं। देखो, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी हम लोग भोजन करते हैं और भोजन के लिए पूरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, और इन्हीं ऊर्जा से हम लोग अपना कार्य करते हैं, यही क्रिया कहलाती है दोस्तों पोषण। खाना खाना ही समझ लीजिए पोषण कहलाता है। और इस तरह अगर पोषण की बात करें तो पोषण होता है 2 तरीके का, एक जो होता है दोस्तों स्वपोषी और एक जो होता है परपोषी। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जो है कि स्वपोषी और एक को परपोषी, जिसे स्वपोषी को ऑटोट्रोफिक कहा जाता है और परपोषी को हेटेरोट्रोफिक ट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी क्या कहलाते हैं। तो देखिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण में लगभग सभी पादप। अब देखिए, स्वपोषी क्या कहलाता है, स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण करने वाले। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, और पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और हमेशा हम लोग पौधों को स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। तो वे पेड़ पौधे चाहे वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते, उसे कहा जाता है स्वपोषी। अब देखते हैं परपोषी। देखिए, वे पोषण की प्रक्रिया जिसमें जो जीव दूसरे पे निर्भर होते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों परपोषी। जैसे हम लोग दोस्तों जितने जीव होते हैं, जितने जंतु होते हैं, वो सभी पौधों पे निर्भर होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जैसा अगर हम लोगों के खेतों में अगर दोस्तों पौधा न उगे, बताओ धान या गेहूं क्या होते हैं, एक पौधा ही होते हैं। अगर ये पौधा हमारे खेतों में न उगे तो बताइए दोस्तों हम लोग अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग जो होते हैं दोस्तों निर्भर होते हैं पेड़ पे, पौधों पे, इसीलिए हमको परपोषी के अंतर्गत रखा गया। और परपोषी के अंतर्गत सभी जंतु तथा कुछ पादप परपोषी भी होते हैं।
देखिए कुछ पादप जो होते हैं वो दूसरे पादपों पे या जंतुओं पे निर्भर होते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारे जंतु हैं और जो मनुष्य है वो सभी क्या है दोस्तों, परपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि परपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं। इसको समझाने की अब कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये चीजें क्या हैं। अगर दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट में बताते रहिए कि हाँ सर वीडियो जो है कि बहुत अच्छा लगा। और जो है कि इस वीडियो में दोस्तों और अगर आपका प्यार अच्छा से बना रहा तो और दुगने जोश से इस वीडियो को बनाया जाएगा और आपके सभी टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। कोई भी प्रश्न है दोस्तों आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब आगे चलिए, अब देखेंगे सजीवों के लक्षण। जैसा कि सजीवों का पहला लक्षण हमने देखा पोषण, ठीक है, उसी प्रकार दूसरा सजीव का लक्षण था क्या, श्वसन। अब देखिए श्वसन क्या होता है दोस्तों, जैसे सांस लेना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जैसे आप सोच के देखिए, आप पढ़ते भी होंगे चाहे जानते भी हैं, इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर अंदर से अपने फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिर हम लोग मुंह द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो यही दोनों जो प्रक्रिया होती है, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को अंदर बाहर छोड़ना, ये दोनों प्रक्रियाओं को अगर मिला दे दोस्तों तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं श्वसन करना, यानी सांस लेना। और श्वसन अगर देखा जाए दोस्तों तो श्वसन होता है दो प्रकार का, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं श्वसन क्या होता है। कोशिका द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल से ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने जैसे दो चरणों में होता है, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये वाली परिभाषा अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रही हो, थोड़ा सा वैज्ञानिक परिभाषा लग रही है, तो आप सीधे याद कर लो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन करना। बस सीधे उसको लिख दीजिए, आपका कोई जो है कि एग्जामिनर नंबर काटने वाला नहीं है। और अगर पूछा जाए कि अंतः श्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं अंतः श्वसन, जब वायु को अपने फेफड़े के अंदर लेके जाते हैं, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे श्वसन प्रक्रिया, तो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के ग्रसनी द्वारा हमारे दोनों फेफड़ों में जाकर के ऑक्सीजन क्या होती है, रुक जाती है। फिर जो हमारा जो फेफड़ा है दोस्तों, फेफड़ों में बहुत सारी कुपिकाएं होती हैं, और ये कुपिकाएं जो होती हैं जुड़ी होती हैं हमारे ब्लड सेल से। और ब्लड जो होता है अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है और यहीं पे ऑक्सीजन को मिलाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम अपने फेफड़ों द्वारा लेकर के फिर मुंह द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहते हैं हम लोग निःश्वसन। और जब ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतः श्वसन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि श्वसन क्या होता है और निःश्वसन क्या होता है और अंतः श्वसन क्या होता है। अब दूसरा यहां पे देखेंगे दोस्तों उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, ये सभी सजीवों के लक्षण है दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे पहला बताएंगे पोषण होता है, दूसरा बताएंगे श्वसन होता है, तीसरा बताएंगे उत्सर्जन होता है। अभी उत्सर्जन जानेंगे क्या होता है। देखिए अगर हमको भूख लगती है तो हम लोग पोषण लेते हैं, खाना खाते हैं, एक थरिया खा लेते हैं, 2 थरिया खा लेते हैं। बहुत लोग तो दोस्तों एक एक जो है कि परात भर के खा लेते हैं। यानी खाने की प्रक्रिया सब में अलग अलग होती है, सभी लोग अलग अलग मात्रा में खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब खाना खाते हैं दोस्तों तो रात भर पेट में पचता है, फिर पचने के बाद जब हम लोग सुबह जाते हैं, सुबह उसका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यानी भोजन हमने किया, भोजन को बाहर निकाला, और भोजन जो बाहर निकला दोस्तों क्या वो उपयोगी है, नहीं, उपयोगी नहीं है। यानी हमारे शरीर में दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो हमें अनेक बीमारियां फैलाएंगे और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं और वही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे अगर इसे आसान भाषा में अगर लिखने को कहा जाए तो कहेंगे कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जैसे मल मूत्र पसीना, ये सारा हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से वेस्ट पदार्थ होते हैं, इन्हीं को उत्सर्जित करते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन।
उत्सर्जन के रूप में दोस्तों हम लोग मल को त्यागते हैं, मूत्र को, पसीना को और कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे हमारा दम घुटने लगेगा। ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया दोस्तों पौधों में भी होती है। जैसे हमने तो खाना खाया, हमने टॉयलेट चले गए और अपना यूरिन जो है कि डिस्पोज कर दिए, लेकिन पौधे जो हैं, पौधे भी तो भाई सजीव हैं, इनमें भी कैसे होता है, ये कैसे उत्सर्जन करते हैं? तो जो पौधे हैं दोस्तों वो उत्सर्जन के रूप में अपना गोद निकालते हैं और जो कत्था, पान में लगाने वाला जो कत्था होता है वो भी उत्सर्जन करते हैं। उनके वेस्ट पदार्थ होते हैं और लेकिन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और अगर ताड़ी को भी बात किया जाए दोस्तों, जो ताड़ वृक्ष से निकलता है वो भी एक प्रकार का उनका क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी होता है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार हम लोगों का वेस्ट पदार्थ कुछ क्या होता है, खाद वगैरह के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो लक्षण है वो लक्षण है संवेदनशीलता। अगर संवेदनशीलता की मैं बात करूं तो अगर दोस्तों आप क्या रोटी बनाते देखे होंगे माता जी को, अगर कभी कभी उनके तवे पर हाथ चल जाता है तो हाथ जलने के बाद कोई लोग हाथ को क्या झटकारने लगते हैं। या अगल बगल दोस्तों जब बारात आ जाती है तो जब खाना बनता है तो उस खाने की महक इतना सुंदर आती है कि हमारे मुंह से लार टपकने लगता है और हमारी इंद्रियां जो है कि जागृत हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर इमली की बात की जाए तो मैं अगर इमली का नाम लूं तो आपके मुंह में तुरंत ही पानी आ गया होगा। यानी मैंने जैसे ही उद्दीपन को दिखाया आपके बीच प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी, वही क्रिया कहलाती है संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता दोस्तों सभी जीवों में पाई जाती हैं। जैसा कि मनुष्य में स्वाद को समझते ही मुंह में पानी आ जाना, या हाथ कटते ही दोस्तों वहां दबा लेना, या हाथ जल देने से तुरंत हाथ को हटा लेना, ये सारी प्रक्रिया संवेदनशीलता के अंतर्गत आती है। लेकिन आप कहेंगे सर जी पौधे भी सजीव हैं, तो उनमें कैसे ये प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों एक पौधा है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम होता है छुई मुई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छुई मुई। इसे हम लोग भोजपुरी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, जिसे इसका एक और नाम है दोस्तों लाजवंती पौधा। जब इस पौधे को हम लोग छूते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तो यह प्रक्रिया से समझ में आता है कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। तो देखिए दोस्तों पौधे में भी संवेदनशीलता पाई जाती है, जीव में भी और जंतुओं में भी। तो संवेदनशीलता एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे गर्म तवे पर हाथ लगने पर तुरंत पीछे हटा लेना, अच्छे पकवान देखकर मुंह में पानी आना। और संवेदनशीलता दोस्तों पौधे में भी होती है, जैसे छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे वृद्धि। अब देखेंगे दोस्तों जो सजीवों के 5वें लक्षण होते हैं वो होता है वृद्धि। और वृद्धि दोस्तों क्या होती है इसको भी समझेंगे। अगर आप घोंसला देखते होंगे दोस्तों, या इस समय तो किसी के घर में मुर्गियां नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों का जब समय चलता था तो हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग के घर में बहुत सारी मुर्गियां होती थी। और वो मुर्गियां क्या करती थी दोस्तों, अपने अंडे को कुछ दिन तक क्या करती थी, सेती थी। और जब अंडा फूटता था तो अंडे से एक छोटा सा चूजा निकलता था, और कुछ समय के बाद वो चूजा क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। जैसे अगर दोस्तों आप एक अमरूद का छोटा सा पौधा लेके आइए, उस पौधे को आप क्या करिए, डेली पानी दीजिए और उसको लगा दीजिए। देखिए पौधा एक समय के साथ उसमें क्या हो जाएगा, एक बदलाव आ जाता है। तो जीव की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय के साथ उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। और ये वृद्धि जो होता है सभी सजीवों में पाया जाता है, जंतुओं में भी, मनुष्यों में भी और पेड़ पौधों में भी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ग्रोथ या वृद्धि क्या होता है। यानी प्रत्येक जीव आकार में समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, यह क्रिया वृद्धि कहलाती है। ठीक है, आकार में और रूप में समय के साथ साथ बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है और जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। अब इसको समझेंगे। देखिए एक पेड़ जो होता है दोस्तों, अगर एक छोटा सा अगर पेड़ देख लें, अगर पीपल का ही पेड़ मान लें दोस्तों, तो जो पीपल का पेड़ होता है
वो देखते हैं बहुत साल तक जीता है, कई वर्षों तक जीता है, और ये जितने वर्ष तक जिएगा इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हमेशा होती रहेगी। उसकी टहनियाँ बढ़ती रहेंगी, शाखाएं बढ़ती रहेंगी, पत्तियों की साइज बढ़ती रहेगी। यानी इस तरह के बदलाव पेड़ों में लगातार देखने को मिलते हैं। और अगर मनुष्य की बात किया जाए दोस्तों और जंतुओं की बात किया जाए तो कभी देखेंगे हम लोग शैशवावस्था में होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का बाल्यावस्था आता है, फिर उसके बाद हम लोग का किशोरावस्था आता है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग का अपना प्रौढ़ावस्था आ जाता है, यानी वृद्धावस्था आ जाता है। और ये जो वृद्धि होती है दोस्तों, हम लोग की वृद्धि लगभग किशोरावस्था तक एकदम भरपूर रूप से होती है। उसके बाद मनुष्य की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन विकास जो है कि हमेशा चलता रहता है। लेकिन विकास और वृद्धि में बहुत ही अंतर होता है दोस्तों। आप देखेंगे कि अगर मेरी लंबाई अगर इस समय 5 फुट 5 इंच है तो मैं दोस्तों अब जो है कि कभी बढ़ने वाला नहीं हूं। तो ये मेरी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, जिसे मैं नाप सकता हूं। और ये दोस्तों मनुष्यों में वृद्धि जो है कि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पेड़ पौधे में वृद्धि लगातार होती रहती है, और समय के साथ साथ जब तक उसमें जीवन रहता है तब तक वृद्धि होती रहती है। जैसा अगर आप देखें यहाँ पे छोटा सा एक बीज रोपेंगे, और ये बीज जो है कि धीरे धीरे वृद्धि होती है। समय के साथ साथ इसके आकार में भी और इसके लंबाई में भी वृद्धि हुआ है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी उसमें बदलाव को ही वृद्धि कहेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब इस सजीव के लक्षणों में दोस्तों हम लोग अगला लक्षण है वो है देखने वाले हैं गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है, जैसा कि दोस्तों आप हमें देख रहे होंगे कि मैं कभी इस साइड होकर के आके पढ़ा रहा हूं तो कभी इस साइड आके हो रहा, यानी मैं स्थान परिवर्तन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित हो रहा हूं। तो कभी कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे कहा जाता है गमन करना, यानी वस्तु क्या हो रही है, जा रही है। और कुछ पेड़ या पौधे होंगे दोस्तों, देखे होंगे वो अपने ही स्थान पे क्या इधर उधर होते हैं, अपना स्थान नहीं बदलते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है गति। जैसा कि बहुत सारे पौधों में आपको गति देखने को मिलती होगी, लेकिन जीव जितने सारे जीव और जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें गति और गमन दोनों क्रियाएं होती हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि गतिशीलता क्या होती है, तो सभी सजीवों में गतिशीलता होती है। जैसे कि अगर पेड़ भी हों या पौधे भी हों तो गतिशीलता दोनों में होगी। लेकिन स्थान परिवर्तन करने को हम लोग गमन कहते हैं, तथा शरीर के भागों को हिलाने डुलाने की क्रिया को गति कहते हैं। और देखिए गति जो होती है पेड़ पौधों में होती है, पेड़ में और पौधों में। लेकिन गमन और गति दोनों क्रियाएं किसमें होती है दोस्तों, जंतुओं में। जंतुओं में, मनुष्यों में। याद रहेगा अगर पूछा जाए कि गमन और गति दोनों क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, तो जंतुओं में और मनुष्यों में। क्योंकि जंतु भी, जैसे दोस्तों अगर एक कुत्ता को देखो तो कुत्ता जो है कि अपने पूंछ को भी हिला लेता है, अपने कान को भी हिला लेता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जा सकता है। तो उसमें गति और गमन दोनों क्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर पौधे की बात किया जाए तो पौधों में केवल गति होती है। जैसे अगर ये छुई मुई का पौधा दोस्तों आपको दिख रहा है, जो ही आपको इसको छूना है, अगर आप छूते हैं तो इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, यानी अपने ही स्थान पे हिल डुल जाती हैं। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं गति। समझ में आ गया होगा कि गति क्या होती है। लेकिन आपके मन में, या आप जब किसी बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो वो बच्चा पूछेगा कि सर जी वायुमान जब उड़ता है तो एक स्थान से वो भी दूसरे स्थान तक जाता है। अगर सर जी हम लोग बनारस से बैठते हैं तो हम लोग मुंबई चले जाते हैं, तो बताइए सर जी ये तो स्थान परिवर्तन हो गया। और उसके चक्का सर जी ये कई जगह पे अपने स्थान पे घूमता है, इधर उधर घूमता है, तो बताइए सर जी वायुयान और बस और गाड़ियां ये भी अपने स्थान पे मूव करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते भी हैं, तो क्या सर जी ये भी सजीव हैं? क्योंकि सजीव के लक्षण आप बता रहे हैं, तो बताइए गाड़ी भी चल रही है, एरोप्लेन भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, पानी की जहाज भी जा रही है, तो सर जी ये सजीव आएंगे? तो आपको बच्चों को कैसे संतुष्ट करना देखेंगे। तो देखिए जो वायुयान होता है दोस्तों, इनमें क्या होता है, गमन या गति वायुयान तथा बस में तो होता है, लेकिन क्या ये सजीव होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें स्वतः जो है स्वतः क्रिया नहीं होती है।
ये अपने मर्जी से ये सारी क्रियाएं नहीं कर सकते। जब तक एक ड्राइवर नहीं बैठेगा और उसको नहीं उड़ाएगा या कोई दूसरा निर्देश नहीं देगा, तब तक ये लोग गति और गमन नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तुएं दोस्तों निर्जीव होती हैं और उन्हें हम लोग सजीव के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जैसे अगर मैं इस पेन को कहूं कि पेन उड़ करके जा करके टेबल पे बैठ जाओ, तो क्या ये गति कर पाएगी, गमन कर पाएगी? नहीं। अगर मैं इसको हिलाऊं तो अपने स्थान पे हिल सकती है, मैं अगर इसको यहाँ रखना चाहूं तो ये रख जाएगी, यानी मेरे मर्जी के हिसाब से होगा। तो इसमें हम लोग इसको सजीव नहीं कह सकते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। और सजीवों के लक्षण है, और ये जो कि सजीव के लक्षण है प्रजनन। सजीवों के लक्षण प्रजनन क्या होते हैं? जैसा कि दोस्तों आप देखे होंगे आपके घर पे बकरी होगी, गाय भी होगी, या आप पक्षियों को भी देखते होंगे। तो पक्षियों को अगर मैं बात करूं, पक्षी के घोंसले में अगर आप छोटे रहे होंगे तो कभी घूमने गए होंगे, तो कहीं आपको अगर छोटा सा घोंसला दिख गया होगा तो आप घोंसले को, अंडे को देखते हैं, हाथ से उठाकर देखते हैं। कभी कभी जब दोस्तों देखते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस अंडों से एक छोटा सा चूजा निकल जाता है, और वो चूजा बड़ा होकर एकदम सेम टू सेम अपने माता जैसे होता है, अपने पिता जैसे होता है। उसी प्रकार अगर गाय को देखा जाए तो गाय जब बच्चे देती है दोस्तों, अपना बछड़ा देती है, तो बछड़ा भी बड़ा होकर के अपने माता समान हो जाता है, अपने पिता समान हो जाता है। अगर वही बात हम लोग करें मनुष्यों में, यानी अपने आप पे, तो हम लोग भी दोस्तों क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और अपने माता पिता के समान होते हैं, यानी मनुष्य पैदा होते हैं। जिस प्रकार दोस्तों बकरी का बच्चा बकरी होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है। तो दोस्तों अपने समान जैसे बच्चा पैदा करने की क्षमता जिनमें होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रजनन। और जितने सजीव होते हैं वो सभी प्रजनन करते हैं। अगर ये बताइए, अगर हम लोग मनुष्य हैं, अगर मनुष्य प्रजनन की क्रिया न करे तो बताइए कोई मनुष्य जीवन बचेगा? मनुष्य का नहीं बचेगा। तो अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। और प्रजनन की क्रिया दोस्तों सभी सजीवों में होती है, वो भले ही पेड़ हों, पौधे हैं, जीवाणु हों, कीटाणु हों या मनुष्य हों, सभी में दोस्तों प्रजनन की क्रिया होती है। और ये प्रजनन की क्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। अपने जैसे समान बच्चा पैदा करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। अब प्रजनन जीवों की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन की क्षमता सभी सजीवों में होती है। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक जो है कि लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम तथा छोटे छोटे जीव। और लैंगिक जनन में उच्च वर्ग के प्राणियों जैसे मनुष्य, जानवर और पक्षी आते हैं। अभी जो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, उस दूसरे चैप्टर में हम लोग को प्रजनन पढ़ना है, और इस प्रजनन की प्रक्रिया को वही हम लोग दोस्तों समझेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होते हैं। वहां पे हम लोग विस्तार से समझेंगे और वहां जानने का प्रयास भी करेंगे कि कवक में किस प्रकार का होता है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, उसी प्रकार मनुष्य किस प्रकार जनन करते हैं, जानवर किस प्रकार जनन करते हैं। सारी क्रियाएं हम लोग दोस्तों उसमें आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आज के इस वीडियो में सजीवों के जितने सारे लक्षण हैं हमने देखा, जैसा कि पोषण करना, उसके बाद श्वसन करना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, उसके बाद दोस्तों गतिशीलता और प्रजनन। इस लगभग 7 प्रकार के दोस्तों हम लोग यहाँ पे सजीवों के लक्षण देख चुके हैं, यानी इतने सारे लक्षण सजीवों के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों सीखा कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, और दोस्तों सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं। जैसा सजीव में हमने जाना, सजीव पोषण करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव के अंतर्गत संवेदनशीलता होती है, सजीव के अंतर्गत प्रजनन करने की क्षमता होती है, उनमें गतिशीलता होती है, वो वृद्धि करते हैं और वो पोषण करते हैं। इस 7 प्रकार के दोस्तों सजीवों के लक्षण हम लोग ने पढ़ा। और अब अगली वाली जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। और आई होप कि मैं आपको समझा चुका हूँगा कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। अब इनमें दोस्तों आप सीधे सीधे इनका वर्गीकरण बिना बताए हुए भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो विज्ञान का आपको बहुत ही पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ जो है कि कमेंट में एस लिख करके बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये जो है कि
लगभग 3 वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके कोई मित्र हैं उनमें भी अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, या अगर आप यूट्यूब पे इस तरह मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो आप लोग डायरेक्ट जो है कि दोस्तों लिखेंगे यूट्यूब पे @teacher TEACHER तक TAK24 और जो है कि दोस्तों सर्च कर देंगे और हमारे चैनल का लोगो टीचर तक का आ जाएगा। आप उस पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारी क्लासेस लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।